हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज अपन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें आज फोर्थ वीडियो अपन ये बना रहे हैं। सेकंड टॉपिक इसका देखते हैं डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, कि आंदोलन के अंदर मूवमेंट्स के जो था उसके अंदर अलग अलग जो स्टैंड थे, अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। इसको अंडरलाइन करना मोस्ट आपके। ये जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट थे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन थे, ये जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different thing to different people. तो देखो, इस आंदोलन में विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने, सभी सामाजिक ग्रुपों ने पार्टिसिपेट किया था और सबकी अलग अलग इसमें एस्पायरेशन थी, उम्मीदें थीं। सभी ने इस मूवमेंट में, सभी ग्रुप्स ने स्वराज के लिए आह्वान किया और स्वराज के उस आह्वान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनके लिए डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, सबके लिए इस स्वराज के अलग अलग अर्थ थे। कोई किस वे में स्वराज को ले रहा था और कोई किस वे में, लेकिन सबका टारगेट एक ही था कि हमें स्वराज चाहिए। और इस स्वराज की प्राप्ति के, स्वराज के लक्ष्य को लेकर के नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हो चुका था। द मूवमेंट इन द टाउन्स। नेक्स्ट देखो, शहरों में ये आंदोलन किस तरह से हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। शहरों में ये जो आंदोलन था, इसमें आंदोलन की शुरुआत जो थी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practice. The council election were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahman, felt that entering the council was one way of gaining some power, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। तो देखो, आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो शहरों में मध्यम वर्ग की, मिडिल क्लास के लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ हुई थी, और हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल थे, जो सरकारी स्कूल और कॉलेज थे, उनको छोड़ दिया। हेड मास्टर्स और टीचर्स ने अपने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, और लॉयर्स जो थे, वकील थे, उन्होंने अपना मुकदमा लड़ना या केस लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर जो प्रोविंस थी, जो परिषदें थी, प्रांत थे, उनमें परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास को छोड़कर सभी जगह या मोस्टली परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में जो गैर ब्राह्मण पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण जो पार्टी थी, उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी नॉन ब्राह्मणों के द्वारा, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए, कि हम एंटर होंगे इस परिषद में, उसके माध्यम से ही हमें अधिकार मिल सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि इस पार्टी में अधिकतर ब्राह्मण थे। अब इन्होंने एक जस्टिस पार्टी बनाई थी जो गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। तो इन लोगों का मानना था कि जो अधिकार ब्राह्मणों को मिल रहे हैं वो अधिकार हमें भी मिलने चाहिए। नेक्स्ट देखो, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। इस आंदोलन का या इस असहयोग का जो इफ़ेक्ट था, और वो भी इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक मोर्चे पर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, ये यूँ कहें कि ड्रामेटिक, नाटकीय तरीके से हुआ था। फॉरेन गुड्स वर बाइकाटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन हग बोनफायर। फॉरेन गुड्स का बाइकाट किया गया, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, और जो शराब की दुकानें थीं उनकी पिकेटिंग की गई। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन हग बॉनफायर, और विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया, यानी विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। नेक्स्ट,
द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल बिटवीन 1921 एंड 22, और विदेशों से जो कपड़ों का इंपोर्ट होता था, आयात होता था, वो आधा रह गया 1921 और 1922 के दौरान। चूँकि 1921 में हमने पढ़ा था कि ये मूवमेंट शुरू हुआ था और उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं हो रही थी जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी शामिल था, जिसके तहत 1921 और 22 में विदेशी कपड़ों का जो इंपोर्ट इंडिया में हो रहा था वो लगभग आधा हो गया। इट्स अ वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम RS 102 करोड़ टू RS 57 करोड़, और इसकी जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से घट कर के 57 करोड़ रह गई थी। इन मैनी पैलेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अधिकांश जगहों पर तो बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से ही मना कर दिया, या विदेशी व्यापार में फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाने से उन्होंने मना कर दिया। As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब बहिष्कार का फैसला लोगों ने किया तो जो इम्पोर्ट उनका जो कपड़े थे जो विदेशों से इंपोर्ट होते थे उनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उनको छोड़ दिया, और केवल वियरिंग ओनली इंडियन वंस, केवल भारतीय कपड़े या भारत में बने कपड़े पहनने लग गए, जिसके कारण भारत की कपड़ा जो मिल थी, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स जो थे उनमें भी प्रोडक्शन बढ़ने लग गया तेज़ी से, क्योंकि डिमांड इनकी अब ज़्यादा होने लग गई थी। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़, लेकिन इस मूवमेंट में शहरों की यदि बात की जाए, ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। तो शहरों में कुछ समय के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ने लग गया, स्लो डाउन हो गया। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव एंड मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। और जो खादी कपड़ा था जो मिलों में बड़े पैमाने पर बनने लगा था, उस कपड़े में क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, और जिसके कारण जो गरीब लोग थे वो इस कपड़े को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, खरीद नहीं पाते थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, और इसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक इनका विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सके। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट ए प्रॉब्लम, और इसी के जैसे ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन थे, संस्थान थे, उन संस्थानों के बहिष्कार से भी एक समस्या, एक प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। क्या प्रॉब्लम थी? फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन पैलेस ऑफ द ब्रिटिश वन। कि आंदोलन की कामयाबी के लिए जो इंडियन जो इंस्टीट्यूशन थे, वैकल्पिक जो संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी, कि ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन थे उनका बहिष्कार करेंगे तो उसकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, तो उसकी जो स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग हम कर सकें। लेकिन इन जो वैकल्पिक जो इंस्टीट्यूशन थे, इनकी स्थापना की प्रक्रिया बहुत स्लो थी, स्लो टू केम अप, दीज वर स्लो टू केम अप। इनकी जो प्रोसेस थी या इनकी जो स्थापना की जो प्रक्रिया थी बहुत स्लो थी। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगन टॉकिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर जॉइंट बैक वर्क इन ए गवर्नमेंट कोर्ट। जिसके कारण क्या हुआ कि शुरू में जिन स्टूडेंट्स ने, जिन टीचर्स ने ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन थे उनसे रिज़ाइन कर दिया था, उनको छोड़ दिया था, अब वो धीरे धीरे वापस उन्हीं स्कूलों में लौटने लगे थे और वकील दोबारा से अपनी लीगल प्रैक्टिस करने लगे थे, सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे थे। नेक्स्ट 2.2 रिबेलियंस इन द कंट्री साइड। अब अपन देखते हैं, ये तो शहरों के बारे में पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विद्रोह का क्या असर था या किस तरह से था। देखो, फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से ये मूवमेंट धीरे धीरे
कंट्री साइड्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहाती इलाकों में भी फैल गया था। इट ड्रू इनटू इट्स फॉल टू स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार। तो युद्ध के बाद विभिन्न भागों में जो चल रहे किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इन अवध, यदि अवध की अपन बात की जाए, पीजेंट्स वर लीड बाय बाबा रामचंद्र। जो किसान थे उनको लीड कर रहे थे या उनका नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र। हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर लेबर, जो कि कोई समय पहले फिजी में जो इंडेंचर लेबर थे, जो मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर थे, उनके तौर पर भी वो काम कर चुके थे। फिजी में इंडेंचर लेबर के रूप में काम कर चुके थे। द मूवमेंट here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cases. Peasants had to do begar and work at landlords' farm without any payment. As tenants, they had no security of tenure, began regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasants' movement demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai Dhobi Bandh were organized by panchayats to deprive landlords of the service of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. इसको अंडरलाइन करना। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up by headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. यहाँ तक तो देखो हुआ क्या था इसमें कि अवध में जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में भी इंडेंचर लेबर के रूप में काम कर चुके थे। उनका आंदोलन था जो ताल्लुकदारों के खिलाफ था या लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो ज़मीनों के मालिक थे उनके खिलाफ, उनका ज़मींदारों के खिलाफ उनका आंदोलन था। जो किसानों से मोटी रकम या भारी टैक्स लेते थे, लगान लेते थे और उनसे तरह तरह के टैक्स लेते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करना। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे और उनको बार बार अपनी ज़मीन से हटा दिया जाता था या उनको ज़मीन चेंज करनी पड़ती थी, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके कि जिस ज़मीन पर वो लगातार काम कर रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कहीं उस पर वो अपना अधिकार ना समझ बैठे। किसानों की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, जो टैक्स लिया जाता है उसको कम किया जाए और उनकी जो बेगार है वो ख़त्म होनी चाहिए। दमनकारी जो जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारी जगहों पर तो जमींदारों का नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। और जून 1920 में, जून 1920, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का या ग्रामीण क्षेत्रों का टूर किया, गांव वालों से बात की, उनकी परेशानी, उनके दुख को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने मिल करके अवध किसान सभा का गठन कर लिया था। बाय अक्टूबर, इसको अंडरलाइन किया था आपने, बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो अक्टूबर 1920 में यहाँ पर अवध किसान सभा का गठन हो चुका था। नेक्स्ट देखो, विद इन ए मंथ, और इसके एक महीने के अंदर ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। और इस अवध क्षेत्र के आसपास के गांवों में लगभग 300 से ज़्यादा इसकी ब्रांच, अवध किसान सभा की ब्रांचें स्थापित हो चुकी थी।
So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle. The peasants' movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the house of Talukdar and merchant were attacked. Bazaar were looted. The grain hoarders were taken over. In many palaces, local leader told peasants that Gandhiji has declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. देखो इसके बाद में क्या हुआ कि अवध किसान सभा के गठन के बाद केवल 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 300 से ज़्यादा इसकी ब्रांचें बन चुकी थी। और उसके अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो गए जिनके कारण कांग्रेस का जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व था, वो खुश नहीं था। और 1921 में 1921 में जब आंदोलन का विस्तार हुआ, बड़े क्षेत्रों में फैलने लगा, तो जो तालुकदार थे या फिर जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उनके मकानों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर तो बाज़ारों में लूटपाट होने लग गई। जो ग्रेन होल्डर्स थे, अनाज के जो गोदाम थे, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया लोगों ने। और कई जगह पर स्थानीय जो नेता थे, लोकल लीडर थे, किसानों को समझा रहे थे क्या कि गांधी जी ने ऐसा अनाउंस कर दिया, गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब किसी का कोई टैक्स नहीं लगेगा, न किसी से लगान वसूल किया जाएगा, और जो ज़मीन है, लैंड, उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी का नाम लेकर के लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को, सारी आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे और लोगों का विश्वास जीत रहे थे। नेक्स्ट, देखो, ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way in the Gudem Hills of Awadh Pradesh. Most line है, इसको अंडरलाइन करना। In the Gudem Hills of Awadh Pradesh, ये गुडेम हिल्स है, गुडेम की जो पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर है? अवध, बिग मिस्टेक, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में है गुडेम हिल्स की पहाड़ियाँ। तो यहाँ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, जो आदिवासी जो किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी का एक मैसेज था और स्वराज का जो विचार था, उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उदाहरण के लिए देखो कि जो आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल्स है, गुडेम की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की बात है। फॉर इंस्टेंट, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920 नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश की जो गुडेम हिल्स में, यहाँ पर स्वराज का विचार जो था, लोगों ने उसका अर्थ कुछ और निकाला था। उनके लिए स्वराज कुछ दूसरे मायने रखता था। और 1920 के दशक में, 1920 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा गुरिल्ला मूवमेंट यहाँ पर फैल गया था, गुडेम हिल्स की पहाड़ियों में। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। देखो, अदर फॉरेस्ट रीजन्स, कांग्रेस नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। और जिस फॉर्म को, जिस तरीके को ये लोग अपना रहे थे, उसको तो कांग्रेस ने अप्रूव ही नहीं किया था या इसको अपना नहीं रही थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू गेजल देयर कैटल और द कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। और इसका रीज़न क्या था कि इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में यहाँ अंग्रेज़ सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों की जो एंट्री थी, लोगों का जो प्रवेश था, उस पर रोक लगा दी या पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में अब न तो अपने जानवरों को, अपने कैटल्स को चरा सकते थे, न ही यहाँ से फ्यूल के लिए लकड़ियाँ ले सकते थे, और ना ही यहाँ से अब फ्रूट्स ले सकते थे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ
Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. तो इससे लोगों को ऐसे लगने लगा कि न केवल उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, बल्कि इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो परंपरागत अधिकार इन आदिवासियों को मिले हुए थे, उन अधिकारों को भी सरकार छीन रही है, ऐसा इनको लगने लगा. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. और जिस तरह से सरकार ने उन्हें सड़क का निर्माण करने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, बगावत उन्होंने कर दी. नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर. अब जो देखो, जिस व्यक्ति के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का लीड किया था, नेतृत्व किया था, अल्लूरी सीताराम राजू. उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू. क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. उसने दावा किया था कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास बहुत सारी ऐसी स्पेशल पावर्स हैं, विशेष शक्तियाँ हैं. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. तो देखो क्या हुआ था कि इन गुडेम हिल्स में जो रिवोल्ट कर रहे थे लोग, इनको लीड करने वाला जो व्यक्ति था राजू, उसने अपने बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें बताई. वो कहता था कि मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं, विशेष शक्तियाँ मुझे मिली हुई है. कौन कौन सी पावर्स है कि मैं एकदम सटीक जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है वो मैं कर सकता हूँ, जो खगोलीय अनुमान मैं लगा सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों को स्वस्थ भी कर सकता हूँ. हील पीपल, जो लोगों की बीमारियां हैं उनको मैं स्वस्थ कर सकता हूँ, उनको बीमारियों से छुटकारा दिला सकता हूँ. और जो बुलेट्स हैं, जो गन की जो बुलेट्स होती हैं, जो बंदूक की गोलियां होती हैं, वो भी मुझे नहीं मार सकती. तो राजू के जो इस तरह के चमत्कार थे, उनके ऊपर विद्रोहियों को विश्वास था कि ये एक तरह से साधारण इंसान नहीं है, ये तो कोई विशेष व्यक्ति है, या यूँ कहें कि ये तो इनकारनेशन ऑफ गॉड की, एक तो भगवान का अवतार है. राजू क्या है? भगवान का अवतार है. राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी. देखो, राजू जो इस तरह का लोग राजू का अवतार मानते थे, तो राजू क्या करता था, महात्मा गांधी के गुणों की बखान करता था, या राजू महात्मा गांधी का गुणगान करता था. सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन, और उसका कहना था कि वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इंस्पायर हुआ है, प्रेरित हुआ है. एंड persuaded people to wear खादी and give up drinking, और वो लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करता था. बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय, ही अरेस्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स. लेकिन देखो भाई, जब ये लोगों को खादी पहनने के लिए या फिर शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करता था, साथ ही उसने ये भी दावा किया था उस समय राजू ने कि ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस, कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के माध्यम से ही आज़ाद हो सकता है. यानी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन उसका ये मानना था कि केवल अहिंसा से तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमको बल प्रयोग भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, द गुडेम रिबेल अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, attempted to kill British officials and carried on guerrilla
warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time become a folk hero. देखो भाई, अब ऐसी राजू की इस तरह की बातों के बाद कि केवल अहिंसा से तो हमें स्वराज नहीं मिलेगा, बल प्रयोग हमें करना पड़ेगा, इन सब के बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि गुडेम हिल्स में जो विद्रोही थे, रिवोल्ट करने वाले जो लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मारने की कोशिश की गई और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध वो चलाते रहे। और 1924 में राजू को अरेस्ट कर लिया गया और लोगों के बीच में उसे फांसी दे दी गई। देखो, राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। राजू को अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में राजू को फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजू वाज बिकम ए फोक हीरो, और राजू अपने लोगों के बीच में एक लोक नायक या एक हीरो के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन, और इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।